इस कुत्ते को जानते हैं आप? इसे ढोले कहते हैं। अब इसे देखिए, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग कहते हैं। अब जरा इस वाले को देखिए, इसे बुश डॉग कहते हैं। ये सभी जंगली कुत्ते हैं। इसके अलावा लोमड़ियां, भेड़िए और सियार भी कुत्ते की प्रजाति हैं। लेकिन इसके गुणों में कितनी भिन्नता है। दरअसल हर जगह रहने वाले जीवों के शरीर में अलग अलग तरह की क्वालिटी देखी जाती है। यानी कोई जीव कैसा दिखेगा और वो कैसा व्यवहार करेगा, ये डिसाइड करने में उस जगह की बड़ी भूमिका होती है जहाँ वो जीव पाया जाता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मैदानों में रहने वाले लोगों की तुलना में छोटे होते हैं। अलग अलग जगह से जुड़ी जैविक विविधता को बचाए रखने के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ये ऐसे संरक्षित या फिर ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जो अलग अलग प्रकार के आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों को अतिक्रमण से बचाने का काम करते हैं। ये जैव विविधता के संरक्षण, उनको समझने और उन पर रिसर्च करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी अहमियत को बताने के लिए ही 3 नवंबर को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। ये रिजर्व जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी रोल प्ले करता है। लगे हाथ आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को नामित करता है, जबकि भारत में ये काम केंद्र या राज्य सरकार करती है। अब आपको ये जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कौन कौन से मानक होते हैं। दरअसल बायोस्फीयर में बनने वाले एरिया में जैव विविधता से भरा पूरा एक कोर क्षेत्र होना जरूरी है, क्योंकि यही कोर क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों के लिए घर प्रदान करता है और पूरे इकोसिस्टम के रूप में पानी, मिट्टी, हवा और जीव समूह की रक्षा भी करता है। इसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि किसी भी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का फोकस वहाँ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता और अखंडता का बनाए रखना और पर्यावरणीय पहलुओं पर रिजर्व करके शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना होता है। ये सतत विकास को बढ़ावा देकर लोकल लोगों को व्यवसाय देते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा जब कोई बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर होता है तो उससे जुड़े लोकल लोगों का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट होता है। खासकर सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोकल लोगों के हित की सुरक्षा करे, क्योंकि बिना लोकल लोगों के उस क्षेत्र को विकसित करना आसान नहीं होगा। आइए अब जानते हैं इसकी खासियत के आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात कोर जोन की। कोर जोन बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में स्थित प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के मुताबिक यहाँ लोगों की एंट्री बैन होती है। कोर एरिया के चारों तरफ के एरिया को बफर जोन कहते हैं, जिसमें रिसर्च, ट्रेनिंग से जुड़ी एक्टिविटीज की जाती है। जबकि संक्रमण जोन बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। संक्रमण जोन के आसपास रहने वाले समुदाय को वो सभी एक्टिविटी करने की परमिशन होती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तौर पर रिजर्व एरिया को नुकसान न पहुंचाए। वर्तमान में 134 देशों में 748 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें 22 बायोस्फीयर रिजर्व 2 या 2 से अधिक देशों के बीच स्थित हैं। जबकि बात भारत की करें तो यहाँ कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर नाम की पहल चला रही है। साथ ही बीते 3 नवंबर को चेन्नई में यूनेस्को ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग की। वहीं बात भारत की करें तो यहाँ भी लोकल लोग और सरकार मिलकर कई रिजर्व एरिया के विकास का काम कर रहे हैं। इसमें सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, मनार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट जैसे नाम काफी मशहूर हैं। हालांकि इतने के बाद बायोस्फीयर रिजर्व को बनाए और बचाए रखने में बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व वनों की कटाई, आक्रामक प्रजातियों को बढ़ोतरी, खनन, शहरीकरण और विश्व की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि ने इन क्षेत्रों के शोषण में वृद्धि की है। जानकारों की माने तो स्थानीय समुदाय का सहयोग, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक अनुसंधान में होने वाली बढ़ोतरी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोटेक्शन में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।